सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बर्फीले और खूंखार पानी के बीचों बीच स्थित एक ऐसा टापू जिसे देखते ही बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांप जाती थी। एक ऐसा किला जिसे द रॉक कहा जाता था और जिसके बारे में अमेरिकी सरकार सीना तान कर दावा करती थी कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 11 जून 1962 की उस काली रात ने अमेरिका के इस घमंड की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। आज मैं आपको जेल ब्रेक की वो मास्टरमाइंड कहानी सुनाऊंगा जो किसी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक, खौफनाक और सस्पेंस से भरी है। यह कहानी है 3 ऐसे कैदियों की जिन्होंने एक चम्मच और टॉयलेट पेपर के दम पर इतिहास की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। तो अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए क्योंकि आज का यह सफर आपको अल्काट्रॉस की उन अंधेरी कोठरियों में ले जाएगा जहां मौत और आजादी के बीच सिर्फ कंक्रीट की एक दीवार खड़ी थी। अल्काट्रॉस कोई साधारण जेल नहीं थी। इसे खास तौर पर उन मुजरिमों के लिए बनाया गया था जिन्हें संभालना देश की बाकी जेलों की बस की बात नहीं थी। शहर से 2.5 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच बने इस किले के चारों ओर का पानी इतना ठंडा था कि इंसान का खून कुछ ही मिनटों में जम जाए और लहरें इतनी हिंसक थी कि दुनिया का बेहतरीन तैराक भी वहां दम तोड़ दे। सुरक्षा का आलम यह था कि हर 3 कैदियों पर एक हथियारबंद गार्ड 24 घंटे साये की तरह तैनात रहता था। दिन में 12 से ज्यादा बार कैदियों की गिनती होती थी ताकि कोई अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सके। अल कैपोन और मशीन गन केली जैसे खूंखार माफिया डॉन भी यहां की सलाखों के पीछे फूट फूट कर रोए थे। दीवारों पर तैनात स्नाइपर राइफल ये गार्ड्स के पास सीधा शूट टू किल का ऑर्डर था। जेल की दीवारें कई फीट मोटे कंक्रीट और स्टील से बनी थी जिन्हें तोड़ना लोहे के चने चबाने से भी कठिन था। कुल मिलाकर अल्काट्रॉस में कदम रखने का मतलब था बाहरी दुनिया से आपका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाना। लेकिन अमेरिकी सरकार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 3 शैतानी दिमाग उनके इस अभेद दुर्ग को ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर रहे हैं। इस नामुमकिन मिशन की शुरुआत होती है फ्रैंक मॉरिस के अल्काट्रॉस पहुंचने से। फ्रैंक मॉरिस कोई मामूली अपराधी नहीं था। उसका आईक्यू लेवल 133 था जो उसे दुनिया के टॉप 2% बुद्धिमान लोगों की लिस्ट में खड़ा करता था। वो एक अनाथ था जिसने अपनी पूरी जिंदगी जेलों से भागने के तरीके सीखने में बिताई थी। मॉरिस के साथ इस मिशन में शामिल थे 2 भाई जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। ये दोनों भाई बैंक डकैती के उस्ताद थे और जेल से भागने के इनके कई पुराने रिकॉर्ड पुलिस की फाइलों में दर्ज थे। इनके साथ चौथा सदस्य था एलन वेस्ट जो एक माहिर मैकेनिक था। किस्मत का खेल देखिए, इन चारों की सेल बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल थी। फ्रैंक मॉरिस ने बहुत जल्द ये समझ लिया था कि ताकत के बल पर इस जेल से भागना आत्महत्या के बराबर है। अगर अल्काट्रॉस को मात देनी थी तो उन्हें हथियारों की नहीं बल्कि एक ऐसी इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी की जरूरत थी जो दुनिया ने कभी सोची ना हो। इन चारों ने एक गुप्त कसम खाई थी, या तो वे आजाद होंगे या फिर समंदर की लहरों में अपनी जान दे देंगे। मॉरिस की चील जैसी नजरों ने नोटिस किया कि अल्काट्रॉस की इमारत उतनी मजबूत नहीं है जितना सरकार दावा करती है। समंदर की नम हवा और खारे पानी ने सालों से जेल की दीवारों को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। हर सेल में हवा आने जाने के लिए दीवार के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा वेंटिलेशन ग्रिल लगा हुआ था जो करीब 6 इंच बाई 9 इंच का था। मॉरिस ने पाया कि उस ग्रिल के आसपास का कंक्रीट नमी के कारण थोड़ा कमजोर और भुरभुरा हो चुका है। नक्शे के अनुसार उन सेल्स के ठीक पीछे एक यूटिलिटी कॉरिडोर मौजूद था। यह कॉरिडोर एक अंधेरी और सकरी गली जैसा था जहां से जेल के सारे पाइप और बिजली के तार गुजरते थे। इस कॉरिडोर में कोई भी गार्ड कभी नहीं जाता था क्योंकि यह पूरी तरह से बंद और बेकार जगह मानी जाती थी। मॉरिस का प्लान बहुत सीधा लेकिन खतरनाक था। दीवार खोदकर उस कॉरिडोर में घुसना और वहां से पाइपों के सहारे छत तक पहुंचना। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिना किसी औजार के कंक्रीट की दीवार को कैसे काटा जाए। यहीं पर इन कैदियों की इंजीनियरिंग दिमाग का असली चमत्कार शुरू होता है। उन्होंने कैंटीन से साधारण चांदी के चम्मचे चुराना शुरू किया। उन चम्मचों को उन्होंने दीवार से घिस घिस कर नुकीले चाकुओं जैसा बना दिया था। लेकिन सिर्फ चम्मच से कई फीट मोटी दीवार काटना बहुत धीमा और थका देने वाला काम था। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा गैजेट बनाया जिससे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। उन्होंने जेल में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले एक पुराने वैक्यूम क्लीनर की मोटर को बहुत चालाकी से चुरा लिया। उस मोटर में उन्होंने गिटार का तार और कैंटीन से चुराई गई चम्मच के टुकड़ों को जोड़कर एक पोर्टेबल ड्रिल मशीन बना डाली। यह ड्रिल मशीन बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे डेंटिस्ट अपनी क्लिनिक में दांतों की खुदाई के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब उनके पास दीवार को भेदने का एक शक्तिशाली हथियार था। ड्रिल की मशीन तैयार थी लेकिन एक और बड़ी समस्या थी।
आवाज। ड्रिल की घरघराहट जेल के सन्नाटे में गार्ड्स को आसानी से सतर्क कर सकती थी। फ्रैंक मॉरिस ने इसके लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अल्काट्राज में कैदियों को शाम के समय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की अनुमति थी। मॉरिस ने एक अकॉर्डियन यानी एक प्रकार का बाजा बजाना शुरू कर दिया। जब शाम को मॉरिस अपना बाजा पूरी ताकत से बजाता तो उसकी तेज आवाज पूरी सेल ब्लॉक में गूंजती और उसी शोर की आड़ में बाकी तीनों कैदी अपनी अपनी सेल्स में उस जुगाड़ू ड्रिल मशीन से दीवार खोदने का काम करते रहते। महीनों तक यह सिलसिला हर शाम चलता रहा। दीवार से जो भी मलबा, पत्थर या कंक्रीट की धूल निकलती उसे वे बहुत आसानी से अपनी पेंट की जेबों में भर लेते और अगले दिन एक्सरसाइज यार्ड में टहलते समय चुपचाप जमीन पर फैला देते। यह ठीक वैसा ही था जैसा महान फिल्म शशांक डिटेक्शन में दिखाया गया था, लेकिन यह हकीकत थी। दीवार में अब एक बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन दिन में 12 बार होने वाली चेकिंग से इसे छिपाना नामुमकिन लग रहा था। अगर कोई भी गार्ड सेल के अंदर झांकता तो वो छेद साफ नजर आता और इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा का इस्तेमाल किया। कैदियों ने जेल की लाइब्रेरी से पुरानी मैगजीन, अखबार और टॉयलेट पेपर इकट्ठा किए। उन्हें पानी और साबुन के साथ गलाकर पेपर मॉशे का एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया और इस पेस्ट को उन्होंने बिल्कुल असली वेंटिलेशन ग्रिल की शक्ल दी और इसे और भी असली दिखाने के लिए उन्होंने जेल की आर्ट क्लास से हरा पेंट चुराया और उस पर रंग भर दिया। पेंट सूखने के बाद वो नकली जाली बिल्कुल लोहे की असली जाली जैसी दिखने लगी। चेकिंग के दौरान वे इस नकली जाली को छेद के आगे फिट कर देते और अपने गंदे कपड़े या जूते उसके सामने रख देते ताकि गार्ड की नजर सीधे वहां ना पड़ पाए। दीवार खोदकर यूटिलिटी कॉरिडोर तक पहुंचना तो सिर्फ आधी जंग थी। असली मौत तो जेल के बाहर 2.5 किलोमीटर लंबे बर्फीले समंदर में उनका इंतजार कर रही थी। अल्काट्राज के चारों ओर का पानी इतना ठंडा होता था कि वहां कोई भी इंसान 15-20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। उन्हें समंदर पार करने के लिए एक नाव की जरूरत थी। उन्होंने जेल में मिलने वाले रबर के रेनकोट चुराने का फैसला किया। जॉन और क्लेरेंस एंगलिन ने धीरे धीरे 50 से ज्यादा रेनकोट इकट्ठा किए। यूटिलिटी कॉरिडोर अब उनकी एक गुप्त फैक्ट्री बन चुका था। वहां मौजूद गर्म पानी की पाइपों से निकलने वाली भाप का इस्तेमाल करके उन्होंने रेनकोट के रबर को पिघलाया और उन्हें आपस में सील कर दिया और इस प्रक्रिया को वाल्केनाइजेशन कहते हैं। उन्होंने 14 फुट लंबी और मजबूत लाइन राफ्ट यानी नाव और लाइफ जैकेट्स तैयार कर ली। नाव में हवा भरने के लिए उन्होंने एक पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पंप के रूप में इस्तेमाल किया। यह सब कुछ उस अंधेरे कॉरिडोर में हो रहा था जहां गार्ड्स के जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ तैयार था, लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा खतरा बाकी था, रात की गिनती। जेल के गार्ड्स हर रात टॉर्च की रोशनी से कैदियों को सोते हुए चेक करते थे। अगर भागने के दौरान बिस्तर खाली मिलता तो तुरंत सायरन बज जाता और वे बीच समंदर में पकड़े जाते। फ्रैंक मॉरिस ने इसका एक ऐसा हल निकाला जो आज भी पुलिस के लिए एक डरावना सपना है। उन्होंने टॉयलेट पेपर, साबुन, कंक्रीट की धूल और टूथपेस्ट को मिलाकर इंसानी चेहरे जैसे मिट्टी तैयार की। उन्होंने 3 हुबहू दिखने वाली डमी सिर यानी फेक हेड्स बनाए और इन सिरों को उन्होंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से रंगा। बालों के लिए उन्होंने जेल के नाई की दुकान से कैदियों के कटे हुए असली बाल चुराए और उन्हें गोंद से उनके सिरों पर चिपका दिया। ये डमी सिर अंधेरे में इतने असली लगते थे कि अगर कोई उन्हें पास से भी देखता तो उसे लगता कि कैदी सच में गहरी नींद में सो रहा है। यह योजना का वो हिस्सा था जिसने अल्काट्राज की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। आखिरकार वो रात आ गई जिसका उन्हें महीनों से इंतजार था। 11 जून 1962 रात के 9:30 पर अल्काट्राज की बत्तियां बुझाने का आखिरी सायरन बज चुका था। सन्नाटे में सिर्फ समंदर की लहरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। फ्रैंक मॉरिस ने इशारा किया और तीनों ने अपने अपने बिस्तरों पर वो भयानक नकली सिर सजा दिए। कंबल को इस तरह फुलाकर रखा गया मानो कोई इंसान सच में सो रहा हो। सस्पेंस अपने चरम पर था जब मॉरिस और दोनों एंगलिन भाई दीवार के छेद से खिसककर कॉरिडोर में घुस गए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। चौथा साथी एलन वेस्ट अपनी सेल से बाहर नहीं निकल पाया। उसकी दीवार का कंक्रीट ज्यादा सख्त हो गया था और उसकी नकली जाली जाम हो गई थी। वो पसीने से लथपथ होकर संघर्ष करता रहा लेकिन नाकाम रहा। समय तेजी से भाग रहा था और अगर मॉरिस ज्यादा देर रुकते तो सब पकड़े जाते। भारी मन से मॉरिस ने एलन वेस्ट को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। एलन के लिए अपनी आंखों के सामने आजादी को खोते देखना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द था। अब सिर्फ 3 कैदी बचे थे। वे अंधेरे कॉरिडोर में पाइपों के सहारे 30 फुट ऊपर वेंटिलेशन शॉफ्ट की तरफ बढ़े। ऊपर एक विशाल लोहे का पंखा लगा था जिसे उन्होंने पहले ही ढीला कर रखा था। उस भारी पंखे को हटाकर वे अल्काट्राज की छत पर निकल आए। छत पर आते ही बर्फीली हवाओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन खतरा अभी
टला नहीं था। छत पर सर्च लाइट की तेज रोशनी लगातार घूम रही थी और वॉच टावर पर तैनात गार्ड्स की नजरें हर हलचल पर नजर रख रही थी। वे तीनों पेट के बल रेंगते हुए छत के किनारे तक पहुंचे। वहां से नीचे उतरने के लिए उन्होंने 50 फुट लंबे एक पुराने बेकरी पाइप का सहारा लिया। पाइप के टूटने या हिलने की एक भी आवाज उनकी मौत का कारण बन सकती थी, लेकिन किस्मत उस रात उन शैतानों के साथ थी। वे बिना किसी शोर के नीचे उतरे, 15 फुट ऊंची कटीली तारों वाली बाड़ को पार किया और सीधे तट पर पहुंच गए। अब वे अल्काट्राज के उस खतरनाक द्वीप के किनारे पर थे जहां से आगे सिर्फ अंधकार और मौत का समंदर था। उन्होंने जल्दी से अपना जुगाड़ू पंप निकाला और पागलों की तरह उस रेनकोट वाली नाव में हवा भरना शुरू कर दिया। रात के 10:30 बजे उन्होंने नाव को पानी में उतारा और उस पर छलांग लगा दी। लकड़ी के चप्पुओं से वे पानी को चीरते हुए अंधेरे में गायब हो गए। जेल के अंदर गार्ड्स बेखबर अपनी चाय पी रहे थे। उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल का गुरूर समंदर की लहरों में बह चुका है। वो रात धीरे धीरे बीतती गई और सुबह का सूरज एक ऐसा तूफान लेकर आने वाले था जो पूरी दुनिया को हिला देता। सुबह के 7 बज चुके थे। अल्काट्राज में उठने का सायरन बजा। जब एक गार्ड्स फ्रैंक मॉरिस की सेल के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि मॉरिस अभी भी सो रहा है। गार्ड्स ने डंडा दीवार पर मारा और चिल्लाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। गुस्से में गार्ड ने सेल खोली और मॉरिस को उठाने के लिए जैसे ही उसके सिर को हाथ लगाया, वो सिर तकिए से लुढ़क कर नीचे फर्श पर गिर गया। गार्ड्स की चीख निकल गई। उसे लगा जैसे उसने किसी लाश का कटा हुआ सिर पकड़ लिया हो। तुरंत पूरे टापू पर इमरजेंसी सायरन गूंज उठा। कुछ ही पलों में जेल वार्डन वहां पहुंचा और उसे समझ आ गया कि इतिहास की सबसे बड़ी अनहोनी हो चुकी है। इंग्लैंड भाइयों की सेल्स में भी वही डरावने नकली सिर मिले। अमेरिका का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। अगले कुछ घंटों में FBI, कोस्ट गार्ड और पुलिस के सैकड़ों हेलीकॉप्टर समंदर में उतर गए। एलन वेस्ट ने पकड़े जाने के डर से पूरी साजिश उगल दी, लेकिन समंदर में उन तीनों का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ दिनों बाद एंजल आइलैंड के पास रेनकोट का एक टुकड़ा और एक लाइफ जैकेट तैरती हुई मिली और इसके अलावा एक वाटरप्रूफ बैग मिला जिसमें इंग्लैंड भाइयों की पारिवारिक तस्वीरें और पते लिखे थे। FBI ने तर्क दिया कि अगर वे जिंदा होते तो अपनी कीमती तस्वीरें कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि तीनों कैदी पानी में डूबकर मर चुके हैं, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिली। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में धाराएं इतनी तेज होती हैं कि वे अक्सर लाशों को किनारे ले आती हैं, लेकिन इन तीनों का कोई सुराग न मिलना अपने आप में एक बड़ा रहस्य बन गया। सालों बीत गए, लेकिन यह केस कभी ठंडा नहीं हुआ। 1979 में FBI ने फाइल बंद कर दी, लेकिन 2013 में एक रहस्यमयी चिट्ठी ने पूरी दुनिया को फिर से चौंका दिया। सैन फ्रांसिस्को पुलिस को मिली उस चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है। हम तीनों उस रात बच गए थे, लेकिन मुश्किल से। फ्रैंक मॉरिस की 2005 में मौत हो गई और अब मुझे कैंसर है। चिट्ठी में एक सौदा पेश किया गया था कि अगर पुलिस उसे 1 साल की सजा का वादा करे तो वो सामने आ जाएगा। FBI ने हैंड राइटिंग की जांच की, लेकिन नतीजे स्पष्ट नहीं थे। और इसके अलावा 2015 में एंगलिन भाइयों के परिवार ने एक फोटो जारी की जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों भाई 1970 के दशक में ब्राजील में एक फार्म हाउस पर रह रहे थे। आज अल्काट्राज एक खौफनाक जेल नहीं बल्कि एक टूरिस्ट स्पॉट है। वहां आज भी उन कैदियों की सेल, वो छेद और वो नकली सिर कांच के बॉक्स में रखे हुए हैं। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती है कि अपराध करना सही है, बल्कि ये सिखाती है कि अगर इंसान के पास अटूट विश्वास और इच्छा शक्ति और तेज दिमाग हो तो वो नामुमकिन शब्द को भी मिटा सकता है। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने उस जेल के घमंड को ऐसा तोड़ा कि सरकार को उसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। क्या वे उस रात समंदर पार कर पाए या लहरों का शिकार हुए? ये रहस्य शायद कभी नहीं खुलेगा, लेकिन एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज की यह दास्तान जब तक दुनिया रहेगी लोगों के रोंगटे खड़े करती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या वे तीनों सच में बच निकले थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, कोई भी दीवार इतनी मजबूत नहीं होती जिसे तोड़ा ना जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।